हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां की ज्योग्राफी की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग कर ले जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 6 के इकाई 4, जो खंड में 4, 5, 6 खंडों में बांटा हुआ, उसका खंड 4 के बारे में हम लोग जा रहे हैं। इसमें है प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। इसमें प्राकृतिक आपदा में जीवन संरक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या है, कि आकस्मिक कोई चीज़ हो जाए तो उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। करा कौन पदा आपदा कौन बंधन प्रबंधन। करा आपदा प्रबंधन के 2 चरण में लागू करने की ज़रूरत है। देखा जाए तो आपदा प्रबंधन कहने का मतलब यह हुआ कि आपदा प्रबंधन को 2 चरणों में लागू किया जाए, यानी कि 2 भागों में बांटा जाए। एक पहला आकस्मिक प्रबंधन और दूसरा दीर्घकालीन प्रबंधन। पहला कौन प्रबंधन? आकस्मिक प्रबंधन, और दूसरा दीर्घकालीन प्रबंधन। कौन प्रबंधन? आकस्मिक प्रबंधन, और दूसरा दीर्घकालीन प्रबंधन। करा आपदा की घड़ी में यह जीवन रक्षक प्रबंधन है। देखा जाए तो आपदा की घड़ी में ये कौन प्रबंधन है? जीवन रक्षक, यानी कि जीवन से क्या कर, जीवन को बचाने के लिए प्रबंधन किया जाए। जबकि दीर्घकालीन प्रबंधन, कौन कालीन? दीर्घकालीन प्रबंधन का उद्देश्य संभावित आपदा को प्रभाव को कम करना। दीर्घकालीन प्रबंधन का कार्य है संभावित आपदाओं को प्रभाव को कम करना। इसका प्रबंधन है आपदाओं को, जो होता है दीर्घ आकस्मिक प्रबंधन का काम है जीवन को रक्षा करना, कि जल्दी जल्दी किसी न किसी तरीके से इसे बचा लिया जाए। और दीर्घकालीन का काम क्या है? आने वाले प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, परेशानी, तकलीफ को, प्रभाव को कम करना। कौनसमिक आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। देखा जाए तो आकस्मिक प्रबंधन ही किसी भी प्रबंधन का सबसे, अगर बेस्ट एग्जाम्पल दे तो आप प्रबंधन आप बढ़िया किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आकस्मिक प्रबंधन। कौन प्रबंधन? आकस्मिक प्रबंधन। इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो आपदा अगर आया तो आपदा से निजात किस प्रकार से दिया जाए, आपदा से किस प्रकार से लोगों को बचाया जाए, किस तरीक़ा से सुरक्षित रखा जाए, जिसका मेन उद्देश्य इसका यही है आकस्मिक प्रबंधन का। अलग अलग कौन अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में, अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताओं होती है। कौन तो होती है? प्राथमिकताओं होती है। अलग अलग आकस्मिक प्रकार के आपदाओं में आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की प्राथमिकता होती है। जैसे कैसे? जैसे पहला में कौन हल्ला? पहला करा बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। किसकी स्थिति में? बाढ़ की स्थिति में कौन प्रबंधन? आकस्मिक प्रबंधन। करा बाढ़ के आते ही जान माल और मवेशी, जैसे ही बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ के आते हैं किसकी क्षति? जान माल की क्षति और मवेशियों की क्षति। जान मान के मवेशियों की भारी संकट आ जाती है। जैसे ही बाढ़ आते हैं तो बाढ़ कहाँ, आप तो इंसान हैं, चढ़ जाएगा तल्ला पर तल्ला, 2-3 तल्ला पर चढ़ जाएगा। लेकिन मवेशी, बोल सर मवेशी क्या होता है? जानवर, पालतू जीव जंतु को ही मवेशी कहते हैं। तो बोल सर क्या क्या पाला जाता है, जो बताइए तो? गाय, भैंस, कुत्ता भी, इस सब जितने भी दुधारू पशु मवेशी के अंतर्गत आएंगे। दुधारू पशु मतलब सर जिससे दूध होता है उसे दुधारू पशु कहते हैं। ऐसे सभी पशुएं की मवेशी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? तो मवेशी के अंतर्गत आएंगे। तो कह रहा है मवेशी के सबसे ज़्यादा तकलीफ मवेशी को होते हैं। देखते हुए बाढ़ में बहुत सारे मवेशी मर जाते हैं और बाढ़ में धारा प्रवाहित होकर चले जाते हैं। अतः पहली प्राथमिकता बाढ़ रोकना नहीं, बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है। अगर देखा जाए तो पहली प्राथमिकता बाढ़ को रोकना नहीं, बाढ़ से बचाना है पहली प्राथमिकता। किसका? बाढ़ का। उसी प्रबंधन की तारीफ होती है जो लोगों को नाव पर बैठकर या तैरने वाले व्यक्तियों द्वारा रबर के गुब्बारे
के साथ दूसरे को भी खींचते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाता है। कह रहा वही प्रबंधन में उसी की तारीफ होता है। तो ये नहीं कि अपने बाहर आया, आपके पास रबड़ का हाथी है, रबड़ के गुब्बारे का, हवा भरे गुब्बारे है रबड़ का, और जो आप तैर के पार होते रहे, आपने बचा दिया, बगल वाला को मर दी, इसकी तारीफ नहीं होता। तारीफ तो उसकी होती है जो खुद बचे और दूसरों को भी बचाए। उसके बाद मवेशियों को तथा घर के सामने सामानों को बाहर निकालने का प्राथमिकता होती है। सबसे पहले अपना जीवन बचाइए। यदि अपना जीवन बच गया तो कोशिश कीजिए मवेशियों आसपास के लोगों को जीवन बचाइए। उसका भी जीवन बच गया तो कोशिश कीजिए मवेशिया का भी जीवन बचाने के लिए, और उसका भी जीवन बचा लिए तो बोल सर कोशिश कीजिए घर के जो सामान है जो पानी से ख़राब हो जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान और भी ज़रूरत के सामान, भोजन का सामान, और भी जैसे अभी तो मोबाइल ज़रूरत है, भोजन पर सर रहेगा तो एक दिन काम चलेगा, मोबाइल के बिना तो एक दिन कैसे काम चलेगा। तो मोबाइल को, भोजन का सामग्री इकट्ठा करके आप उसे भी बचा सकते हैं। कह रहा यह सुरक्षित स्थान गांव के बाहर तटबंध की ऊंची भूमि, गांव के छत वाले ऊंचे मकान या कोई भी सार्वजनिक निर्माण बाढ़ मुक्त क्षेत्र हो सकता है। अब यहाँ पर कहाँ पर आप जा सकते हैं नुकने के लिए? तो कोई ऐसा बांध बना हुआ है, ऊंचा स्थान है, कोई भवन मकान, बड़ा मकान है, तल्ला पर तल्ला 2 3 4 तल्ला है, उस पर जाकर आप बैठ गए और उस पर आप जाकर बैठ गए तो अपने आप को बचाव कर लिए, अब बचाव कर लिए और आप आसपास के लोगों को भी बचाव कर सकते हैं। या सार्वजनिक चीज़ हो सकता है, या तो सरकारी हो प्राइवेट हो, कुछ नहीं देखिए कि सरकारी है प्राइवेट है कि घरवा वाला की कहेगा ऊपर, घरवा में कैसे जाएंगे, अरे बाढ़ आया तो फुदका के चढ़ जाए ऊपर, जे होगा जो देखा जाएगा, बोलबे नहीं करेगा 2 बात, जिंदगी बचेगा तो लाखों उपाय, जान बची तो लाखों उपाय, सुनबे किए होंगे कहानी आप लोग। तो अगला करा कौन सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद भोजन और पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। कह रहा सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद भी भोजन और पेयजल की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि आप पहुंच तो गए सुरक्षित स्थान पर और बाढ़ चारों तरफ पानी है और आपके पास पीने के पानी नहीं है, पानी चारों तरफ है लेकिन पीने के पानी नहीं, यानी कहने का मतलब गंदा पानी पी नहीं सकते, तो आपके लिए सुरक्षित पानी होना चाहिए, भोजन की आवश्यकता होना चाहिए, भोजन पूरा वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, जिसी से आप अपना जीवन को बचा सकते हैं। क्योंकि सरकार को आने में बचाने के लिए भेजा जाएगा तो उसको आने में तो टाइम लगेगा, तो उस टाइम तक आप अपना जीवन को किसी न किसी तरीका से तो बचा के रख ही सकते हैं, है ना। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, और बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? दूध की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चा है तो भोजन तो खाएगा ना, तो दूध की व्यवस्था, तो दूध कहाँ से, मवेशी तो सब रहबे नहीं किया, तो दूध कहाँ से लाइएगा? फलनामा से कैसे जाकर मांग के लाइएगा? तो उसको तो फलनामा तो चिलनामा के घर जाके डूबल है। तो क्या दूध बच्चे के लिए ध्यान देखिए कि अगर छोटा बच्चा है आप बाढ़ की स्थिति में आप ग्रसित हो गए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर बाय द वे हो गए तो बच्चे उच्चे हैं उसके लिए दूध की व्यवस्था कर लीजिए कि आप तो ये 2 घंटा भूखल सह सकते हैं, लेकिन बच्चा तो 2 घंटा भूखे नहीं सह सकता है, रोने लगेगा और आपको टेंशन होगा। महामारी से बचने के लिए गर्म जल, अगर महामारी से बचना है तो गर्म जल का उपयोग कीजिए, पिए पानी लेकिन गर्म जल का प्रयोग, क्योंकि जब बाढ़ आते हैं तो बहुत सारे जानवर पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, जीव जंतु सड़ गल के वो एक अलग बैक्टीरिया का निर्माण होता है, फंगी का निर्माण होता है, वो हमारे शरीर में फंस कर हमारे शरीर में आकर हमें पूरे शरीर को बर्बाद करता है, यानी कहने का मतलब संक्रमित कर देता है, जिससे महामारी फैलने का डर रहता है। तो इसीलिए इसी कारण कह सकते हैं कि महामारी से बचने के लिए हमें गर्म जल का सेवन करना चाहिए, गर्म भोजन तथा छोटी से जगह में मिलजुल कर रहने के लिए वातावरण बनाना आकस्मिक प्रबंधन का ही हिस्सा है। अगर देखा जाए तो महामारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गर्म जल का प्रयोग कीजिए, गर्म भोजन कीजिए, ज़्यादा देर तक ठंडा रखिएगा तो जीव जंतु मरे हैं उससे कीटाणु जीवाणु उड़ के आएंगे और वो आपके जब पानी में चल जाएंगे, भोजन में चल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, जिससे आपको बहुत सारे दिक्कत बीमारी हो सकते हैं। ऐसी बीमारी से बचने के लिए कहा जाता है गर्म गर्म भोजन खाइए, बनाइए, तुरंत खा जाइए। अब मिलजुल कर छोटे जगह पर मिलजुल कर रहिए, जिससे सभी को आपको भी लाभ हो और आपके साथ रहने वाले वालों को भी लाभ प्राप्त हो पाए। पशुओं के लिए चारों की व्यवस्था भी उतना ही आवश्यक होती है। अब अगर पशु में आपने तो बच गया, अगर शायद मवेशी को बताएं तो उसके लिए तो चारा की आवश्यकता है, वो भी तो बच नहीं पाएगा, तो उसके लिए चारा की व्यवस्था करवा सकते हैं। पुनः बाढ़ के कारण सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों भी ऊंचे खुले जगह पर आ जाते हैं। आप तो बच गए, आप बच के चल गए ऊंचे जगह पर, ऊंचे जीवों पर, कहाँ से? सांप से बच रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऊंचे जगह पर सांप भी आएगा, बिच्छू भी आएगा, कनगोजर आएगा और बहुत सारे जहरीले कीटनाशक जीव आएंगे, उससे भी तो आपको क्या करना है? बचना ही है। तो इन सभी से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुले में आ जाता है, जिससे बचना हमें पड़ेगा।
यदि बाढ़ का पानी कई करा किसका पानी, बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति में हो तो महामारी की भी संभावना होती है। अगर देखा जाए तो बाढ़ का पानी है जो कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति में हो तो महामारी की भी संभावना होती है। किसकी संभावना, महामारी की संभावना। वही आकस्मिक प्रबंधन सफल होता है। और वही कौन प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन सफल होता है जो ऊपर वर्णित समस्याओं से निपटने का प्रबंधन आपदाओं आने के पूर्व ही कर देता है। यही कारण है कि इसके ऊपरी वर्णित समस्याओं से निपटने का प्रबंधन आपदाओं को आने के पूर्व ही कर देता है। जैसे खाद्य पदार्थ, कौन पदार्थ, खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कौन चारा, पशु चारा, कौन मारी, महामारी से संबंधित, जीवन रक्षक, कौन रक्षक, जीवन रक्षक दवाई, छिड़काव की सामग्री, किसकी सामग्री, छिड़काव की सामग्री इत्यादि का पूर्ण प्रबंधन आकस्मिक प्रबंधन को सफल बनाना है। और बाकी सारे चीज़ों को कोची बनाना है, पूर्ण प्रबंधन आकस्मिक प्रबंधन का क्या बनाना है, सफल बनाना। यानी कि इसी सारे चीज़ को बचा कर अपने आप को, खाद को बचा लेंगे, पशु चारा बचा लेंगे, महामारी से बच जाएंगे, जीवन अपना रक्षा कर लेंगे, दवाई के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से कर लेंगे, तो अपना यही कहलाएगा क्या, प्रबंधन, अच्छा प्रबंधन कहलाएगा। अगर ये सारे चीज़ में कोई सी चीज़ में चूक हो जाए या कह सकते नहीं पूर्ण हो पाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा अच्छी तरीक़ा से जो प्रबंधन है, आकस्मिक प्रबंधन या किसी प्रकार के दीर्घकालीन प्रबंधन नहीं हो पाया। करा कौन सारा, दूसरा पॉइंट में देखते हैं, कौन कंप, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। अगर देखा जाए भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, उस स्थिति में किस प्रकार से हम लोग आकस्मिक प्रबंधन से बच सकते हैं या आकस्मिक प्रबंधन रोक सकते हैं। करा भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का 3 प्रमुख कार्य होता है। अगर देखा जाए तो भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का 3 प्रमुख कार्य होता है। क्या कार्य, 3 प्रमुख कार्य होता है। पहला, बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना या उसे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाओं उपलब्ध कराना। कहा कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, बचे हुए विस्थापन लोग जो राहत कैंप पे, अगर सरकार के द्वारा जो कैंप लगाया जाता है राहत कैंप में, जिसमें दवाई की सुविधा, भोजन की सुविधा, पानी पीने की सुविधा, रहने की सुविधा दिया जाता है, उस राहत कैंप में सबसे पहले उसे क्या करके जाइए, लेके जाइए और वहाँ पर सारा सुविधा उपलब्ध होता है। उस सारी सुविधा से लैस होते हैं जो राहत कैंप होते हैं, उस कैंप में रखकर उसके जीवन को बचाने का प्रयत्न कर सकते हैं या कह सकते हैं उसको एक नया जीवन आप दे सकते हैं। करा खामे, कौन कामे, खामे करा वैसे लोग जो मलबे से निकालना जो अभी भी दबे हुए हैं, वैसे लोग को आप चाहें तो मदद आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत उन लोगों को भी रखा जाएगा जो मलबे में दब गए हैं और उसको तुरंत निकालना है। तो ऐसा सुविधा होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसे जिंदा ही क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। यानी कि निकालना है तो निकालते निकालते वो मृत्यु की प्राप्त हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे मृत्यु जिंदा रहते के साथ ही उसे निकाल दिया जाना चाहिए। अकाल मृत्युपात आम लोगों को और जानवरों को सही स्थान में दफनाकर या धार्मिक रीतियों के अनुकूल अंतिम संस्कार करना। यही कारण है कि आकलन मृत्यु प्राप्त आम लोगों को और जानवरों को सही स्थानों पर दफनाया या धार्मिक रीतियों को अंतिम संस्कार कर देना, ऐसे ना करने की महामारी फैलने की संभावना होती है। अगर आप नहीं कीजिएगा, वहाँ के लोग हैं जो जानवरों हैं, मृत्यु लोग हैं, मृत्यु जानवर हैं, वहाँ का अगर या तो दफना दीजिए, दफना कर नहीं तो जला दीजिए। अगर नहीं दफनाइएगा, नहीं जलाइएगा तो क्या हो जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं कीजिएगा, वो सड़ने लगेगा। सड़ने के बाद उससे बहुत तरह से गंध निकलने लगेगा और कह सकते बहुत तरह तरह के प्रकार के बीमारी उससे फैलने लगेंगे, जिससे आसपास के लोगों को बहुत नुकसान होगा और महामारी फैलने का भी डर रहता है। बोल सर हम कहें क्या जी, बोल ग्रीन वाली डिबिया, हम की लीजिए आपको ग्रीन वाली डिबिया को भी बता देते हैं। करा क्या आप जानते हैं, डू यू नो, बोल यस आई नो, बोल क्या, कौन नामी, सुनामी। करा सुनामी की स्थिति में तट पर रहने वाले लोगों के लिए सुनामी से भीषण आपदा आती है। अगर देखा जाए सुनामी की स्थिति में
किसको सबसे ज़्यादा भीषण आपदा आएगा? जो नदी समुद्र के किनारे रहता है, मान लीजिए समुद्र है इधर किनारे वाले लोग रहने वाले लोग हैं, तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगा, सबसे ज़्यादा परेशानी होगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा, सबसे ज़्यादा समस्या आएंगी इन्हीं लोग को, क्योंकि सुनामी तो पानी आएगा तो इन्हीं लोगों को दिक्कत पहुँचाएगा। स्थल भाग पर पानी आएंगे तो इन लोग का अर्थ जीवन क्या होता है, जो सुचारू रूप से अपना जीवन चला रहे हैं जीवन को अर्थ व्यस्त कर देंगे। कई मीटर ऊपर उठे जलीय प्रहार से तटीय लोगों के मरने, समुद्री जल में समा जाने या जल के प्रहार से घायल होने की संभावना हो रहती है। अगर देखा जाए तो कई मीटर ऊपर उठने के जलीय प्रवाह को तटीय लोगों के मरने, समुद्र जल से समा जाने पर जल के प्रहार से घायल लोगों के जल से आएगा। बहुत से लोग पानी में समा जाते हैं, मर जाते हैं, वो भी सड़ के गल के क्या हो जाएंगे, बीमारी फैलाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र के मलबे से लाते हैं, उसको झाँक देते हैं और वो मलबा में दबा रह जाता है, दबे दबे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इन लोगों को भी देखना होगा, हमें संभालना होगा अगर जगह होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आया सुनामी उससे चोट लग के गोड़ हाथ पैर टूट गया और शरीर में कई ऐसा जगह है जो चोट लग गया, जो घायल हो गया, उसको उपचार की ज़रूरत है। इस सारे चीज़ को व्यवस्था में करना चाहिए। अतः पहली प्राथमिकता यह है कि घायल का प्राथमिक उपचार कर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। सबसे पहला प्राथमिक उपचार क्या है? अगर कोई व्यक्ति आया सुनामी घायल हो गया, वो घायलों को सबसे पहले कोई भूखल है तो उसको 1 मिनट कहो रुको, और बाकी पहले उसको पहुंचा कबो। ये नहीं कि पता चला कि वो मर रहा है पर भूखल है, पहले 2 रोटी खा दो उसके बाद पहुंचा जाए, तब तक तो वो तो गिर जाएगा ना जी। नहीं, उसको पहले प्राथमिकता होना चाहिए कि उसको पहुंचाइए जाए तथा लापता की पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर और रडार जैसे यंत्रों की मदद ली जाए। और कोई व्यक्ति ऐसे है जो लापता हो गया, पता नहीं चल रहा मिल रहा है कितने हैं, चुनुआ कहने जा रहे हैं, मुनुआ देखते हैं बहुत सारे 5, 7, 8, 10 को 15 को रहता है, पता नहीं चल गया चुनुआ कहने के लिए, मुनुआ कहने के लिए, टुनुआ कहने गया, चुनुआ मुनुआ को खोज रहा है, टुनुआ को खोज रहा है। तो चुनुआ मुनुआ को खोजने के लिए हेलीकॉप्टर की भी सहायता लेना, यानी कि किसी भी प्रकार से तो किसी लोगों को खोजने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद लेना चाहिए। और इस समय जब आए आपदा तो धैर्यपूर्वक काम लेना चाहिए, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते हैं हड़बड़ा जाते हैं, घबराहट हो जाता है, घबराहट से आपके और धड़कनों बढ़ जाएंगे और आप बढ़िया से सही तरीक़ा से कोई चीज़ सोच नहीं पाएंगे, जिससे और आपको तकलीफ, परेशानी, समस्या और दिक्कत होगा। शक्ति चालित समुद्री नौकाएं भी सुनामी के बाद इस कार्य में लगाई जानी चाहिए। देखा जाए तो शक्ति चालित यानी कि ऐसे नौकाएं जो शक्ति से चलता है, यानी कि बोट कह सकते हैं। बोट ही नहीं कि क्या हाथ से चलाने वाले मशीन नहीं, बोट से चलने वाले या इंजन से चलने वाले नावों को खोजने में लगाना चाहिए। पुनः मृत्यु लोगों की पहचान और संबंधित परिवारों को न सिर्फ सातवान वरन सभी प्रकार की आवश्यकता सहायता के साथ साथ काउंसलिंग परामर्श की भी आवश्यकता है। देखा जाए तो पुनः मृत्यु लोगों को पहचानने, कोई मर गया तो उसको भी पहचान करने के लिए आवश्यकता है कि कौन है, उसका शक्ल ही खराब हो गया, टूट गया, गिर गया, बर्बाद हो गया, शक्ल देखने लायक नहीं, शक्ल ऐसा हो सकता है, तो उसको भी पहचानने का उपाय होना चाहिए कि कैसे इसे पहचान किया जाए कि किसका है, कौन है, उसको परिवार को सौंपना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि साथ साथ काउंसलिंग परामर्श की भी आवश्यकता हो, यानी किसी को देख के, लोगों को मरते हुए आँख के सामने मरते हुए देख के उनका जो हालत ख़राब हो सकता है, जो हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो बहुत दिन तक सदमे में रह जाते हैं, उन लोगों की काउंसलिंग देकर उन्हें समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है, अब डरने घबराने का कोई बात नहीं है। ऐसे परिवारों के साथ प्रशिक्षित स्वयं सेविका के रहने से मानसिक रूप से वह उत्पीड़ित आपदा से बाहर आ सकते हैं। अब ऐसे लोग जो घबरा रहे हैं कि आ गया, देख लिए किसी को मरते आँख के सामने गिरते, उसको पूरा कटते, पैर टूटते, तो घबराहट हो जाएगा। ऐसे लोगों को सर क्या काउंसलिंग ऐसा लोगों के साथ उसको साथ रखना चाहिए जो उसे पॉजिटिव बताया है, उसके बारे में बढ़िया बात बोले, उसको घबराहट ना महसूस है, उससे ना तो हार्ट अटैक आने का डर रहता है जिससे उसकी भी मृत्यु हो सकती है। पुनः खोए हुए व्यक्तियों के पता लगाने में न सिर्फ शक्तिशाली नावों की मदद, रडार, हेलीकॉप्टर और कृत्रिम उपग्रहों की भी सहायता ली जा सकती है। और जो हेरा गए लोग, समुद्र में चल गए, कहीं चले गए, उसको खोजने के लिए क्या चीज़ से हेलीकॉप्टर की मदद लेना चाहिए, शक्तिशाली नाव की मदद लेना चाहिए, रडार की मदद लेना चाहिए, कृत्रिम उपग्रह की मदद से या सैटेलाइट की मदद से उसे देखकर पता लगाना चाहिए कि कहाँ पर लोग अभी और जीवित हैं, इनको सहायता की आवश्यकता है। ऐसे कार्यों में नौसेना की सहभागिता निश्चित होनी चाहिए। और ऐसे कार्यों में सबसे ज़्यादा जरूरी है किसकी सहयोगिता? नौसेना। कौन सेना? नौसेना की सहयोगिता होनी चाहिए।
कह रहा मलबा में दबे हुए लोगों यदि जीवित हैं, अगर कोई मलबा में दब गया हो लोग जीवित हैं तो उसे तत्काल मलबे से बाहर निकालने की ज़रूरत है और किसी न किसी तरीके से तत्काल उसे मलबा से बाहर निकालने का उपाय कीजिए। परिणाम में कुत्ते को सूंघने के आधार पर जीवित होने के संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। वो सर मलबा में दबा तो पता कैसे चलेगा, तो कुत्ता ले जाएगा, कुत्ता सूंघ के बता देगा वो जीवित है कि मरा हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में इंफ्रारेड कैमरे की मदद से ध्वनि श्रम की उपकरणों की मदद से वायु रडार के मलबे की नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब तो तकनीकी बढ़ गया, इस तकनीकी के बढ़ने के कारण रडार की सहायता से इंफ्रारेड कैमरे की मदद से देखा जा सकता है कि वहाँ के लोग बचे हुए हैं या मरे हुए हैं। इस प्रकार के आकस्मिक प्रबंधन के लिए अंततः अति आवश्यक है पंचायतों में पूर्व से ही इस प्रकार की यंत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जहाँ सुनामी भूकंप आता है उस स्थान पर पंचायत में पहले से सारे यंत्रों की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी जब आकस्मिक घटना होता है, प्रबंध होता है, तो जल्दी से जल्दी कोई उपचार की आवश्यकता होती है। जितना जल्दी होगा उतना लोग बचेंगे, इसलिए वहाँ पंचायतों और गाँवों में ये सारे उपकरणों की उपलब्धता पहले से होनी चाहिए। दोस्तों आज भर इतना ही रहते देते हैं, क्योंकि ये पार्ट बड़ा पूरा होगा नहीं, तो नहीं होगा तो 20 मिनट का कल हो जाएगा, तो पार्ट खत्म हो जाएगा। दो टुकड़े में है, तो ये हम लोग खंड का पार्ट 1 पार्ट 2 में हर एक इकाई को पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।